गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब आप लोगों ने मुझे पहले जो चीज़ें हमने पहले करी थी उस चीज़ की क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले हमने कहा था इंडिया की सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1818 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है वो इस्टेब्लिश क्या इंडियंस ने करी थी? किसने करी थी? कहाँ पे करी थी? कैलकाटा में। सेकेंड जो आपकी इस्टेब्लिश हुई थी उसका नाम मद्रास इक्विटेबल। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में इस्टेब्लिश हुई थी। क्या इंडियंस ने करी थी? तो किसने करी थी? यूरोपियंस। पहले ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि इस्टेब्लिश इंडियन ने करी है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। बातें क्लियर है? आपने मुझे बताना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की नेशनलाइजेशन 1956 किस डेट को हुई? 19 जन 1956। फिर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट। किस ईयर में? कौन सी डेट? गवर्नमेंट ने उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर दिया? 5 करोड़ रुपीस। बातें क्लियर है? उसके बाद फुली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बना कब? 1 सितंबर 1956 को। आपने मुझे बताना है जीआईसी किस ईयर में फाउंड किया गया? जीआईसी 1972 में। इतनी बातें क्लियर है? मैंने कहा जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पूछ रही हो, ना कि काउंसिल। अगर काउंसिल पूछूंगी तो काउंसिल कहूंगी, पर मैंने बोला जीआईसी। जिस तरह से एलआईसी बना उस तरह से जीआईसी कब बना? आपका बना 1972। डेट क्या है आपकी? 22 नवंबर। बातें समझ आ गई? उसके अलावा हमने कहा था एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फाउंडेशन किस ईयर में हुई थी? देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, 20 दिसंबर था। आगे 2000 कितना? 2002। कमेंसमेंट कब हुई? 2003 को हुई। बातें क्लियर है? आप ये बताओ इसकी ओनर मिनिस्ट्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। इतनी बातें क्लियर है? उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है क्या इसमें और अदर जो है आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज का कोई शेयर है? कितना है? किस किस का है? पहले बताओ। जीआईसी का कितना है? नाबार्ड का है 30%। उसके अलावा 4 सब्सिडरी 8.75 है। आपने मुझे बताना है, हमने करा था यूनिटी इंडिया जो है आपका कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो है आपकी क्या है एक अलग से पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे अलग था, चेन्नई है। बातें क्लियर हो गया? उसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिसको एनआईसीएल कहते हो, किस ईयर में फाउंड किया? 1906 में किया। इसकी सीएमडी का नाम सुचिता गुप्ता। मैंने कहा सच्चाई होनी चाहिए जब आप नेशनैलिटी की बात करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी नेशनलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। बातें क्लियर है? उसको फाउंड किस ईयर में किया गया? 1919। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। बातें समझ आ गई? इसका ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसका था? ईसीजीसी का था। आपने मुझे बताना है, हमने बात की एग्रीकल्चर की। टाइप है इसका जनरल इंश्योरेंस, पर इसमें किस टाइप का इंश्योरेंस होगा? पर्टिकुलर क्रॉप इंश्योरेंस। और एक्सपोर्ट में क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्या बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम स्कीम्स। सबसे पहले बात करेंगे तो जो स्कीम है आपकी वो है आपकी प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति स्कीम। ठीक है, क्या नाम है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति स्कीम। इतनी बातें क्लियर है। सबसे पहली बात जो आपको पता होना चाहिए, जो कि पेपर में क्वेश्चन बनता है, कि इसे लॉन्च किस ईयर में किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया है 9 मई 2015 में। कब किया गया? 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। अब देखो ये क्या है, आपकी इंश्योरेंस स्कीम है। तो सबसे पहली बात, ये किस तरह की इंश्योरेंस है तो आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी लाइफ इंश्योरेंस। कैसी स्कीम है आपकी? लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। एक होती है जनरल इंश्योरेंस, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस। तो एक ऐसी स्कीम है आपकी लाइफ इंश्योरेंस। बात किसकी कर रहे हैं? जीवन की तो बात कर रहे हैं। जीवन मतलब लाइफ ना। तो ये हो जाएगी आपकी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें कवरेज की जाती है किसकी? आपकी डेथ की। यानी कि अगर डेथ हो जाती है किसी पर्सन की किसी भी रीज़न से, वो सारी कवर्ड होगी किसके अंदर? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर। कितनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या बताई है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है एज ग्रुप कितना, कितने से कितने तक की एज वाले पर्सन जो है इस योजना को एनरोल कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 18 to 50 ईयर्स तक जो पर्सन है वो इस योजना में एनरोल कर सकते हैं। कितनी बातें सबको समझ आ गई? इस योजना के लिए आपका बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। क्या अकाउंट होना मैंडेटरी है? आपका बैंक अकाउंट। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। इसका मतलब क्या है? अगर हमने जो है कोई पॉलिसी 18 से 50 साल तक के पर्सन जो है ले रहे हैं, इसका मतलब अगर इन्होंने LIC से परचेज़ किया है, इन्हें प्रीमियम देना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपडेटेड है कि कितना प्रीमियम इनको पे करना पड़ेगा। तो इन्हें पे करना पड़ेगा 436 रुपीज़। इससे पहले ये 300 रुपये था, इसी साल अपडेट करके 436 कर दिया है। कितनी बातें सबको समझ आ गई? ऐसा कोई जिसे नहीं समझ आया? एक बार फिर से बता रही हूँ, हमने योजना क्या की है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बातें क्लियर है? इसके हिसाब से देखो, कई बार पेपर में आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसे लिख देते हैं, पर आपको हर तरीके से माइंडसेट में ध्यान रखना है। क्या बातें इतनी समझ आ गई? इसके हिसाब से मैंने क्या कहा, पहली बात, इसे लॉन्च किस ईयर में किया गया? आपके 2015 में। डेट क्या थी? 9 मई थी। बातें समझ आ गई? फिर उसके बाद हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया, पर किस फॉर्म में? कैसी स्कीम थी आपकी? लाइफ इंश्योरेंस। इसमें कवरेज किस चीज़ को किया? क्या पर्टिकुलर एक्सीडेंट का इन्होंने? नहीं, किसी भी रीज़न से हो जाए हर एक चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। एज ग्रुप कितना मेंशन किया? 18 to 50 ईयर्स मेंशन किया गया। बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी, ये बात कही। उसके अलावा प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? 436 रुपीज़। कितनी बातें? पहली स्कीम सबको क्लियर है। जो नेक्स्ट स्कीम थी वो थी आपकी प्रधानमंत्री देखो मंथली होता है, मंथली है, ठीक है। प्रीमियम पर्टिकुलरली कभी भी दे रहे हैं, कईयों में क्वार्टरली होता है, पर जब गवर्नमेंट की एश्योरेंस होती है कईयों में मंथली होता है, कईयों में क्वार्टरली होता है, पर यहाँ पे मंथली है। इतनी बातें सबको समझ आ गई। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इस योजना को भी लॉन्च किया गया किस ईयर में? तो इसे लॉन्च किया गया 9 मई 2015 में। क्या बातें क्लियर होगी? 9 मई 2015 को ही सुरक्षा बीमा योजना को भी लॉन्च किया गया। पर वहाँ पे हमने कहा लाइफ इंश्योरेंस थी डेथ के एस्पेक्ट से, किसी भी रीज़न से हो, पर यहाँ पे जो है ये आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। कैसा इंश्योरेंस है आपका? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से मान लो अगर किसी पर्सन की हो जाए अगर डेथ, या फिर हो जाए उसे किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी, तो हर एक तरह की डिसेबिलिटी और आपकी डेथ जो है कवर होगी किसके अंदर? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर। लिखा कैसे जाएगा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कितनी बातें क्लियर होगी? तो इसके अंदर कौन सी आएगा? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसमें क्या हो रहा है? डेथ और डिसेबिलिटी हो रहा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज ग्रुप कितना मेंशन किया गया। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई भी 18 से लेके 70 साल के बीच में है तो वो इस पॉलिसी में एनरोल कर सकते हैं।
कितने से कितना, 18 to 70 ईयर्स। बातें क्लियर है। इसके लिए भी आपको बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। क्या अकाउंट होना मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट होना। उसके अलावा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है प्रीमियम कितना पे करोगे। तो प्रीमियम पहले 14 रुपये था, जिसको बढ़ा के इन्होंने 20 रुपये कर दिया है। कितना रुपीस कर लिया, 20 रुपीज़। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या ये स्कीम सबको समझ आ गई? इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपकी स्कीम हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अटल पेंशन योजना। कौन सी स्कीम, अटल पेंशन योजना। अब आप बोलोगे क्या पेंशन पे भी इंश्योरेंस होता है? हर चीज़ पे इंश्योरेंस होता है। अगर आपका पेंशन प्लान पे इंश्योरेंस हो रहा है उसे हम कहते हैं एन्युटी। क्या कहते हैं, एन्युटी। बातें क्लियर होगी। और जिसने पेंशन पे इंश्योरेंस लिया उसे एन्युटेंट कह देते हैं। यहाँ पे इंश्योरर और इंश्योर्ड नहीं कहते, एन्युटी और एन्युटेंट कहते हैं। कितनी बातें सबको समझ आ गई? अगर पेंशन प्लान पे इंश्योरेंस होगी तो उसे क्या कहते हैं, हम एन्युटी कहते हैं। किसी को कोई डाउट? अटल पेंशन योजना भी 9 मई 2015 को ही लॉन्च की गई थी। कब की गई थी, 9 मई 2015 को। अब देखो यहाँ के लिए एज ग्रुप मेंशन किया, इन्होंने कहा एज होनी चाहिए 80 से लेके 40 ईयर के बीच में। बातें समझ आ गई? अब यहाँ पे अलग अलग स्लैब में डिफाइन किया। अगर मान लो आपको पेंशन चाहिए 1000 रुपीज़ पर मंथ, इसका मतलब जब आप 60 साल के हो जाओगे उसके बाद क्या मिलेगी आपको, पेंशन। अगर आपको 1000 रुपये पर मंथ चाहिए तो आपकी प्रीमियम भी कम होगा। पर वही सेम टाइम पे अगर आपको मंथली पेंशन जो है कितनी चाहिए, 5000 रुपीज़ पर मंथ, तो आपका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। तो इसमें दो स्लैब थे, 1000 से लेके 5000 के बीच में। 1000 चाहिए तो प्रीमियम कम, और अगर 5000 चाहिए तो प्रीमियम ज़्यादा होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कि इतनी बातें मेरी समझ आ गई है? कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो? इसका मतलब यहाँ पे भी जो है आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन किया गया था कि जो पर्सन इस पॉलिसी को लेना चाहता है वो सिटीज़न होना चाहिए। कहाँ का, आपका इंडिया का। बातें क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो जो चीज़ अभी तक हमने करे उसे सम अप करते हैं। हुआ क्या, 2015 की बात है। कब की बात है, 2015 की। तो उस टाइम जो है गवर्नमेंट किसकी थी, बीजेपी की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके, नरेंद्र मोदी थे। तो पीएम मोदी के टाइम में जो है 3 स्कीम लॉन्च हुई। डेट का नाम था आपका, कौन सी डेट कौन सी थी, 9 मई 2015। पहली योजना थी आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दूसरी योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। थर्ड थी आपकी अटल पेंशन योजना। कितनी बातें समझ आ गई? अब अगर हम यहाँ की बात करें, तीनों का जो है लॉन्च डेट कौन सा है, 9 मई 2015, यानी कि इकट्ठे लॉन्च की गई। सबसे पहली जो योजना थी ये किसके रिगार्डिंग कहा, इन्होंने कहा क्यों ना हम इसमें कर दें लाइफ इंश्योरेंस, पर पर्टिकुलरली किसके लिए करें, डेथ के लिए। यानी कि डेथ हो जाती है पर्सन की तो उसके नॉमिनी यानी कि उसकी फैमिली को हम क्या दे देंगे, इंश्योरेंस का पैसा। पर एज लिमिट डिफाइन की 18 से लेके 50 ईयर्स। इतना समझ आ गया? पर यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन्होंने कहा हमने यहाँ लाइफ इंश्योरेंस डेथ पे दिया, एक्सीडेंटल की तो बात ही नहीं की। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग से बना लें। पर इस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में वो सारी डेथ और वो सारे डिसेबिलिटीज़ जो है कवर करेंगे जो पर्टिकुलरली किसकी वजह से हुई है, एक्सीडेंट की वजह से हुई है। एज लिमिट इन्होंने कहा 18 से लेके 70 साल कर देते हैं। इसमें प्रीमियम इन्होंने कहा 436 रुपीज़, क्योंकि आपको हर चीज़ अपडेटेड आनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने कितना कहा, 20 रुपये। वैसे ही हम अटल पेंशन योजना पे आए तो इन्होंने कहा ये कैसी है, आपकी पेंशन प्लान है। क्या है आपका ये, पेंशन प्लान। और मैंने कहा जब भी पेंशन पे क्या हो, आपका इंश्योरेंस की बात हो, उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। तो अटल पेंशन योजना इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ किसका, एन्युटी का। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बातें क्लियर होगी? तो पेंशन स्कीम एग्जाम्पल होती है किसकी, आपकी एन्युटी का। किसी को कोई डाउट? यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद मैंने कहा यहाँ 2 तरीके से प्रपोज करा इन्होंने बातों को। इन्होंने कहा अगर किसी पर्सन को चाहिए 1000 रुपीज़ पेंशन तो उसका प्रीमियम भी लेस होगा।
अगर किसी को चाहिए 5000 रुपीज़ तो उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। क्या यहाँ तक सबको सारी बातें समझ आ गई? ऐसा कोई जिसको यहाँ तक समझ नहीं आया हो? क्लियर है इतनी बातें? पर एक कंडीशन इन्होंने एक्स्ट्रा कहा कि वो पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। क्या आप तीनों स्कीम को एक तरह से याद कर सकते हो? पहले को याद करो लाइफ इंश्योरेंस, दूसरे को एक्सीडेंटल, तीसरा पेंशन। यानी कि सबसे पहले ज़िंदगी इंपॉर्टेंट होती है, ज़िंदगी में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और अल्टीमेटली तो पेंशन बुढ़ापा आना ही है। तो इस तरीके से 3 को सीक्वेंस में बना लो, कोई मुश्किल नहीं होगा। यानी कि 18 से 50 साल तक होगा क्या आपका लाइफ इंश्योरेंस, 18 से 70 साल तक हो जाएगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। देखो 50 साल तक लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, बट एक्सीडेंटल ज़रूरी थोड़ी है 50 साल तक हो जाए, उससे ज़्यादा आगे भी तो हो सकता है। देखो 20 रुपये प्रीमियम दे रहे तो इससे 20 ऐड कर लो तो 18 से 70 हो जाएगा। बातें समझ आ गई? और उसमें 10 कम कर लो तो 18 से 40 हो जाएगा। समझ आ गया इतना? आगे प्रोसीड करूं? जो नेक्स्ट स्कीम है आपकी वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। क्या है आपकी? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसे कहते हैं PMKMY। इतनी बातें क्लियर है सबको? अब इस स्कीम के अंडर हुआ क्या? सबसे पहली बात, ये लॉन्च कब हुई? तो ये लॉन्च हुई आपकी 9 अगस्त 2019 में। तो ये इस डेट को ये लॉन्च हुई। इसमें क्या कहा इन्होंने, हम जो है इंश्योरेंस में जो है कवर कर रहे हैं किसको? आपके फार्मर्स को। यानी कि अभी से पहले फार्मर की कवरेज अभी तक हमने कही नहीं, तो इसमें पहली बार कहा कि हम फार्मर को कवर कर रहे हैं। और क्यों ना, देखो फार्मर भी पूरा ज़िंदगी लगा देता है पर उसके पास पेंशन का तो कोई योजना नहीं है, इसीलिए इन्होंने कहा क्यों ना ओल्ड एज में आके पेंशन स्कीम प्रोवाइड किया जाए किसको? आपके फार्मर्स को। किस योजना में कहा? आपके प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में कहा। तो इसका मतलब ये स्कीम जो है आपकी ओल्ड एज पेंशन देगी किसको? आपके फार्मर्स को। पर इसमें किस टाइप के फार्मर्स इंक्लूडेड है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो इसमें जो फार्मर्स आएंगे आपके वो आएंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। कैसे आएंगे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। देखो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बात बता रही हूँ। अगर आप बात करो मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं, तो मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम होती है। कौन होते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, उन्हें कहते हैं मार्जिनल फार्मर। स्मॉल फार्मर कौन से फार्मर्स हो जाएंगे आपके पास? वो फार्मर जिनके पास ज़मीन 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है। क्या बातें क्लियर होगी? तो इन्होंने कहा फार्मर ने पूरी ज़िंदगी लगा दी किसानी करने पे, क्यों ना हम किसी तरीके की उसको क्या प्रोवाइड करें? आपकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से जो है उन्हें पेंशन मिल जाए। कितनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब यहाँ जो एज ग्रुप मेंशन किया गया, तो एज ग्रुप रहेगा 18 से लेके 40 ईयर। कितने से कितना? 18 से लेके 40 ईयर। मान लो कोई फार्मर है, उन्होंने 18 साल में ले ली क्या? आपकी इंश्योरेंस। सेम टाइम पे एक ऐसा फार्मर भी तो होगा जिसने 40 साल में ले ली, यानी कि 18 से 40 के बीच में ले सकते हो, इसके बाद नहीं एनरोल कर सकते। अब बात करो यहाँ के प्रीमियम की, तो यहाँ का जो प्रीमियम है वो 55 से लेके 200 के बीच में वेरी करता है। कितने से कितने के बीच में? 55 से 200। मान लो कोई फार्मर 18 साल का था, उन्होंने जो है ले ली इंश्योरेंस, तो उनका प्रीमियम 55 रुपीज़ रहेगा। बातें समझ आ गई? जिसने जितना लेट लिया 60 साल आने वाला है, 60 साल तक आप पे करोगे, तो इसका मतलब इनकी जो है प्रीमियम कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। बातें समझ आ गई? किसी ने अर्ली ले लिया तो उसका प्रीमियम 55, जिसने एंड पॉइंट पे ले लिया उसका प्रीमियम कितना? 200, क्योंकि इन्हें उतना पर्टिकुलर रेट ऑफ अमाउंट तो कलेक्ट करना है ना, तो इसीलिए ये कम और ज़्यादा रहेगा। कि यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर होगी? अब देखो केस क्या क्रिएट होगा यहाँ पे। मान लो कोई फार्मर था, 40 ईयर का हो गया और उन्होंने जो है प्रीमियम कॉन्टीन्यूसली पे किया। और पे कब तक करना? जब तक वो 60 साल के नहीं हो जाते, क्योंकि इंडिया में एक एज सेट किया गया है कि 60 ईयर के बाद पेंशन मिलेगी। बातें समझ आ गई? तो इसका मतलब 60 साल तक उन्हें क्या पे करनी है? प्रीमियम। मान लो बीच में इनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? बीच में इनकी
डेथ हो जाती है। चलो बीच में भी नहीं डेथ हो जाती, एक केस कंसिडर करते हैं, इनकी डेथ कब होती है। मान लो 40 से लेके 60 साल तक इन्होंने बराबर प्रीमियम पे किया है, पर जब इनके प्रीमियम के बाद जब इनका मैच्योरिटी टाइम आने वाला था, यानी कि इंश्योरेंस क्या होनी थी, मैच्योर, उस टाइम पे क्या होगी, इनकी डेथ हो गई। क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। क्या ये इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनकी जो स्पाउस होंगे वो इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं, और टोटल जितना पेंशन इनको मिलना था उसका जो है कितना मिल जाएगा, आपका 50% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 50%। पूरा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 50%। इसका मतलब इनको जो अश्योर किया गया है स्कीम के अंदर, वो ये कहा गया है कि आपको 3,000 रुपये हर महीने मिलेगा। कितनी बातें सबको समझ आ गई? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? रिटायरमेंट के टाइम में अगर फार्मर की डेथ हो जाए तो उसकी स्पाउस क्लेम कर सकते हैं, पर उन्हें 100% नहीं 50% मिलेगा। और इसे हम क्या कहते हैं, फैमिली पेंशन कहते हैं, जब आपका फैमिली जो है क्लेम करता है पेंशन को। कितनी बातें सबको क्लियर है? ठीक है, इससे आगे प्रोसीड करने से पहले आप मुझे बताओगे, हमने करी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, लॉन्च किस ईयर में की गई? 2019। डेट क्या थी आपकी? 9 अगस्त। फिर हमने बात की एज ग्रुप डिफाइन किया, कितना? 18 to 40 ईयर। इसमें जो है इंश्योरेंस पेंशन दी जाएगी ओल्ड एज पर, किसको? फार्मर्स को। और वो फार्मर पर्टिकुलर किस कैटेगरी के हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, जिनके पास 1 से 2 के बीच में है, वो स्मॉल फार्मर होते हैं। तो इनको कवर कर लिया। इनको कहा कितना रुपए देंगे आपको पेंशन? 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई किसान जो है 18 ईयर्स में अर्ली ले लेता है तो उसका प्रीमियम कितना होगा? अगर वो 40 ईयर में लेता है तो 200 होगा। यानी कि 40 से लेकर 60 साल तक उन्होंने प्रीमियम किया। उसके बाद क्या हुआ, उनकी डेथ होगी रिटायरमेंट एज पे। तो क्या इनकी फैमिली क्लेम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या ये एन्युटी का एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ भी बात आ जाए पेंशन की तो वो एग्जाम्पल है किसके? आपके एन्युटी के। क्या इतनी बातें समझ आ गई? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है चीज़ें? अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये इस पे आई गेस लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया था आपके 18 Feb 2016 को। कब किया गया था? 18 Feb 2016 को। अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया, डिफरेंट क्रॉप्स को अलग अलग उस पर रख दिया। पहली क्रॉप को कैटेगराइज कर लिया एज राबी क्रॉप्स। आपको पता है 3 तरह से होता है, खरीफ होता है, राबी होता है। दूसरे को कैटेगराइज कर लिया खरीफ, और थर्ड में जो है कमर्शियल डाल दिए। कमर्शियल मतलब हॉर्टिकल्चर, यानी कि जितने भी आपके फ्रूट्स हैं वो किस में आ जाते हैं? हॉर्टिकल्चर। इन्होंने कहा इसमें 1.5% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, इसमें 2% और इसमें जो है 5%। बोलने का मतलब क्या है अब वो समझना है आप लोगों ने। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई फार्मर किसी चीज़ का कल्टिवेशन करता है और उसको उसका कॉस्ट 1 लाख रुपए आता है, तो उसका अगर वो क्रॉप किसी आपकी राबी क्रॉप, तो उसको इस 1 लाख का 1.5% गवर्नमेंट को एज अ प्रीमियम देना पड़ेगा। बातें समझ आ गई? अगर ये वाली चीज़, चलो ठीक है। तो हमने क्या कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या कहा, इन्होंने 3 तरह से कैटेगराइज किया। इन्होंने कहा अगर उन्होंने कोई चीज़ का कल्टिवेशन किया है, उसका जो वैल्यूएशन यानी कि उनको सेल आउट करने के बाद जो प्राइस मिला, अगर वो प्राइस का इनको कितना %, अगर इन्होंने ये स्कीम पे इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उनको जो है टोटल वैल्यूएशन का 1.5% जो है एज अ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपए आया था, 1 लाख का जो 1.5% बनता है वो गवर्नमेंट को एज अ प्रीमियम देना पड़ेगा। बातें समझ आ गई? अगर वो खरीफ क्रॉप है तो उसका 2% देना पड़ेगा प्रीमियम। अगर वो हॉर्टिकल्चर है तो 5%। मान लो इन फ्यूचर किसी भी तरीके का लॉस और डैमेज हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस का पैसा देगी। बातें समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है?
अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, वो ये पूछेंगे जो वैल्यूएशन है उस पर कितना % जो है प्रीमियम देना पड़ता है रावी क्रॉप्स के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 1.5%, और खरीफ के लिए कितना 2%, और हॉर्टिकल्चर के लिए कितना 5%। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या समझ आ गई इतनी बातें? किसी को कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट, आप जो लास्ट योजना है हमारी नेक्स्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये भी जो है, ये स्कीम भी क्या है, आपकी एन्युटी स्कीम है। यानी कि एन्युटी है तो इसका मतलब ये भी स्कीम कैसी होगी, आपकी पेंशन स्कीम होगी। यानी कि इसमें भी क्या होगा, आपका पेंशन प्लान होगा। बातें समझ आ गई इतनी? इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। कब लॉन्च किया था? 2017 में। जब गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था तो एक टारगेट सेट किया था कि हम इसको 2017 से लेके 2021 तक जो है क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि जो भी पर्सन अगर एनरोल होना चाहता है तो उसके लिए लास्ट डेट 2021 रहेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब 2021 आया उन्होंने इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने कहा क्यों ना हम इसको एक्सटेंड करके 2023 कर लें। तो उसी चीज़ को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 कर दिया गया। अब इसमें होता क्या है, अब वो इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या है, देखो इसमें दो तरीके से इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा दो तरीके से हो सकता है। अगर मान लो किसी पर्सन को मंथली पेंशन 925 रुपये चाहिए। क्या कहा इन्होंने? 925। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्कीम का टाइम पीरियड इन्होंने कितना मेंशन किया गया। तो इन्होंने कहा इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, 10 साल। यानी कि इसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो कितने साल के लिए रहेगी, 10 साल। तो इन्होंने कहा अगर कोई पर्सन जो है मंथली पेंशन 925 रुपये चाहता है तो उसे इस 10 साल के अंदर कितना पे करना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपये। कितना पे करना पड़ेगा, 1.5 लाख। और कितने इसमें, 10 साल। वही अगर कोई पर्सन चाहता है उसकी मंथली पेंशन इतनी हो तो उसे 10 साल में इतने रुपीस पे करने पड़ेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई? अब देखो क्या है, 10 साल में आप इतना पेमेंट कर रहे हो, इस पे आपको ये इंटरेस्ट कितना देंगे, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट 7.4% मिलता है किसमें आपको, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पे। क्या बातें समझ आ गई? तो इन्होंने सिंपल सी बात ये कही, इन्होंने ये कहा कि हम 2017 से 21 तक इसको लॉन्च कर रहे हैं। पर्सन जो है मिनिमम 40 साल का होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट को डिफाइन नहीं किया गया। यानी कि जिस पर्सन की एज 40 साल होगी वो इसमें एनरोल कर सकता है। इसके बाद वो फर्दर कितने भी इसका एज होता है, ये चीज़ें टाइम पीरियड इसमें मेंशन नहीं की गई है। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, 7.4% है। अगर वो पर्सन चाहता है उसकी पेंशन इतनी हो मंथली तो उसे कितना पैसा देना है 10 साल में, 1.5 लाख। और अगर वो चाहता है इतनी हो तो उसे कितना देना पड़ेगा, 15 लाख देना पड़ेगा। बातें समझ आ गई? अब देखो इसका एक फ़ायदा है। इसका फ़ायदा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। यानी कि क्या है, इसका फ्री लॉक इन पीरियड है। देखो मैंने आपको कहा था लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कब तक आप पॉलिसी को नहीं तोड़वा सकते। अब यहाँ है फ्री लॉक इन पीरियड। मान लो आपने पॉलिसी ले ली, आपने जब पॉलिसी परचेज़ किया, आपको उसके कुछ टाइम बाद ऐसा फील होने लग गया कि यार ये मेरे काम की पॉलिसी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपने पॉलिसी परचेज़ किया उसके 15 डेज़ के अंदर ही पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हो। अगर आपने वर्बली आमने सामने जो है पॉलिसी को परचेज़ किया है। अगर इनकेस आपने ऑनलाइन परचेज़ किया है तो आप 30 डेज़ तक इस पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हो। कितनी बातें क्लियर होगी? तो इस आपकी पर्टिकुलर पॉलिसी में कोई भी लॉक इन पीरियड जो है मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो है आपका अगर पॉलिसी को लेके 3 साल हो गए हैं तो आप जो है लोन भी ले सकते हो। और लोन भी कितना % मिलेगा, परचेज प्राइस का 75% लोन मिल जाएगा। कितनी बातें क्लियर होगी? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सरेंडर वैल्यू। अगर बात करो इस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू, सबसे पहली बात है अगर मैं कोई टर्म डिफाइन कर रही हूँ सरेंडर वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है ये समझना है। देखो क्या होता है, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, पर कई बार पॉलिसी नहीं भी मैच्योर होती तो भी तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब पॉलिसी को मैच्योर होने से पहले, यानी कि प्री मैच्योर हो जब आपकी क्या, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, और आपको चाहिए पैसा। क्यों चाहिए?
हो सकता है आपको जो है क्रिटिकल जो है डिजीज़ हो गया है, कैंसर हो गया है, कोई इलनेस हो गया है, आपके स्पाउस को इलनेस हो गया, तो आपको तो पैसा चाहिए। तो क्या होगा, आप जो पैसा ले रहे हो मैच्योर होने से पहले, उसे हम कहते हैं सरेंडर वैल्यू। कितनी बातें सबको समझ आ गई? तो सरेंडर वैल्यू में जो है कितना परसेंट आपको मिलता है, तो 98% मिलता है परचेजिंग प्राइस का। मान लो आपने 15 लाख की दी थी, 15 लाख की ली थी और आपने सारे पैसे दे भी दिए 10 साल में। उसके बाद क्या मैच्योर नहीं हुई, आपने 15 लाख पहले ही पे कर दिए थे पर मैच्योर नहीं हुई, और समहाउ आप चाहते हो कि आपको पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, 7.4% इंटरेस्ट भी लगाएंगे पर आपको पहले दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू। और उसका जो है आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। कितना अमाउंट मिलेगा टोटल का, 98% मिलेगा, 2% उनका हो जाएगा। यानी कि अगर आप मैच्योर होने के बाद लेते तो आपको 100% मिलता, पर आपने प्री मैच्योरिटी में ले लिया तो कितना परसेंट मिलेगा, 98% मिलेगा। और लोन कितना, 3 साल कंप्लीट होने के बाद एलिजिबल हो, कितना परसेंट, 75% मिलेगा। क्या बातें सारी समझ आ गई? टोटल परचेजिंग का, यानी कि 15 लाख पे कर लिया, उस पर 7.4% भी बन गए। उसके बाद वो जो टोटल अमाउंट बना उस पे उसका जो है कितना परसेंट मिल जाएगा आपको, 75%। क्या बातें समझ आ गई? ये आपकी टोटल जो है इंश्योरेंस स्कीम थी जो कि आज तक की उसमें आई है। 2015 से लेके मैंने 2023 तक की सारी कवर की है। और इस टाइम जो न्यूज़ में चल रही है वो वय वंदना योजना चल रही है, तो इसीलिए आपको फोकस वहीं करना पड़ेगा। बातें समझ आ गई? एक क्विक रिवीजन में मैं फटाफट आपसे सारी स्कीम्स पूछ रही हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है। ये स्कीम कौन सी थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कब लॉन्च की गई? 9 मई 2015। कौन कौन सी और कौन सी आई थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक थी अटल पेंशन योजना। इतनी बातें सबको समझ आ गई। अब आपने मुझे बताना है, सारी की सारी आई थी 9 मई 2015 को। अब आप ये बताओ, ये वाली किस तरह की कवरेज देता था, पर किसके लिए? डेथ के लिए। क्या पर्टिकुलर मेंशन किया गया था? नहीं। यानी कि हर एक, इन्होंने कहा कोई भी किसी भी रीजन से हो जाए, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया। एज लिमिट कितनी रखी इसके लिए? 18 से 50 ईयर। इसके लिए कितनी रखी? 70 ईयर्स। और अटल पेंशन योजना के लिए 18 से लेके 40 ईयर्स तक। इतनी बातें क्लियर होगी। इसमें प्रीमियम कितना बोला इन्होंने? 436 रुपीज़, जो कि करंट के हिसाब से है। इसमें कितना कहा? 20 रुपीज़। अटल पेंशन योजना में कहा अगर 1000 रुपये चाहिए तो कम होगा, और अगर आपको 5000 चाहिए तो प्रीमियम भी उस अकॉर्डिंग्स में होगा। यानी कि 1000 से लेके 5000 के बीच का स्लैब है, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बातें समझ आ गई? उसके बाद नेक्स्ट बात की थी प्रधानमंत्री, हमने किसकी बात की थी? किसान मानधन योजना। लॉन्च किस ईयर में की? 19 में। डेट क्या थी? 9 अगस्त। अब आपने मुझे बताना है, किसान के रिगार्डिंग पहली बार इंश्योरेंस की बात की गई। पहली बात ये बताओ, अगर इनको इंश्योरेंस मिल रहा है वो जनरल इंश्योरेंस होगा या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा? जब मेंशन ही नहीं किया गया है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे बात डेथ की कर रहे तो लाइफ इंश्योरेंस भी तो हो सकता है। बट एक चीज़ याद रखना, जो प्रधानमंत्री आपको वय वंदना योजना है, इसमें LIC को जो है पूरी प्रिविलेजेस दी है कि आप जो है क्या कर सकते हो, पूरे की पूरी स्कीम को ऑपरेट कर सकते हो। क्या बातें क्लियर होगी? बाकी सब में डिफाइंड नहीं है, सिर्फ एक में डिफाइंड है जो कि आपकी 2023 में न्यूज़ में चल रही है। बातें समझ आ गई? ऐसा कोई पॉइंट जो यहाँ तक नहीं समझ आया हो? कुछ एक टर्मिनोलॉजी समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि कई बार वर्ड आ जाता है अंडर इंश्योरेंस। क्या वर्ड आ जाता है? अंडर इंश्योरेंस। अब इस अंडर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। मान लो एक पर्सन है जिसका नाम क्या है? आपका रवि है। अब इसने क्या की? कार परचेज की। क्या परचेज की? आपकी कार। और कार भी सबसे एक्सपेंसिव परचेज कर ली। मान लो उसका अमाउंट 40 लाख है, यानी कि गाड़ी कितने की खरीद ली? 40 लाख की खरीद ली। अब बात उठी है, आपको पता है हमने एक एक्ट करा था, MV एक्ट। किस ईयर का? 1988 का। इसके हिसाब से इन्होंने कहा था जितनी भी गाड़ियां रोड पे चल रही है सबको इंश्योर्ड होना ज़रूरी है। बातें समझ आ गई? तो इसका मतलब इस पर्सन को अब इंश्योरेंस भी तो करवानी पड़ेगी। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा गाड़ी बहुत महंगी है, आपका इंश्योरेंस होगा 3 लाख रुपए का। कितने का इंश्योरेंस होगा? 3 लाख का।
इतनी बातें क्लियर है। अब हुआ क्या, इस पर्सन ने सोचा 40 लाख तो ऑलरेडी मेरे लग गए, 3 लाख और लगाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा हो जाए कि एडजस्टमेंट हो जाए, 3 लाख से कम हो जाए, बातें क्लियर होगी। पर यहाँ पे क्या था, 3 लाख में इसको मिल रही थी एंटायर कवरेज, यानी कि गाड़ी में किसी भी तरीके का अगर लॉस और डैमेज होता है तो पूरी तरह से कवर कर रहे थे, बातें क्लियर होगी। अब सेम टाइम पे इस पर्सन ने सोचा मुझे 3 लाख की नहीं, मुझे 1 लाख की इंश्योरेंस करवानी है। कितने की करवानी है? 1 लाख। अब इस 1 लाख में जो है क्या होगा, एंटायर कवरेज नहीं होगी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होगी जो इसमें कवर नहीं होगी। इसका मतलब अंडर इंश्योरेंस ही है ना, वैल्यू के कम ही है, नीचे ही है। तो याद रखना, इस तरह के इंश्योरेंस को हम कहते हैं अंडर इंश्योरेंस, जब एक्चुअल यानी कि ट्रू वैल्यू से कम का इंश्योरेंस लेते हैं। क्या बातें सबको समझ आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो अंडर इंश्योरेंस क्या होता है, जब हम ट्रू वैल्यू से कम इंश्योरेंस लेते हैं। बाकी बातें क्लियर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, एक वर्ड आता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलता है, बैंक एश्योरेंस। सुना होगा आप लोगों ने, बैंक एश्योरेंस बार बार वर्ड आता है। अब इस बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अब होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ये टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था टर्म इंश्योरेंस पे, हमने क्या पढ़ा था पर्टिकुलर, हमने कहा था न्यू टेक करके जो है आपका क्या था, LIC का एक प्रोडक्ट था। अगर वो इसका प्रोडक्ट था, मान लो कोई बैंक जो है इंश्योरेंस कंपनी के जो है आपके प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसे कहते हैं बैंक एश्योरेंस। क्या बातें क्लियर होगी? हमने क्या कहा, इंश्योरेंस कंपनी के क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था धनवर्षा, किसका था, एंडोमेंट प्लान था। अगर धनवर्षा एंडोमेंट प्लान है तो प्रोडक्ट है किसका, आपका एंडोमेंट प्लान का। तो इसका मतलब उस आपका जो धनवर्षा है उसको बैंक ने क्या कर दिया, सेल कर दिया, उसे कहते हैं बैंक एश्योरेंस। क्या बातें क्लियर होगी? बैंक एश्योरेंस समझ आ गया सबको? कई बार आप लोगों ने सुना होगा वर्ड आता है आपका क्या, आपका डबल इंश्योरेंस। क्या आ जाता है, डबल इंश्योरेंस। अब इस डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, मान लो आपने कोई कार खरीदी, आपने ये कार परचेज करवा दी और इसकी 2 बार क्या करवा दी, इंश्योरेंस। पर जब भी आपने इंश्योरेंस करवाई, एक बार आपने NICL से करवाई, एक बार OICL से करवाई। यानी कि क्या करवाई आपने, इंश्योरेंस करवाई, पर 2 डिफरेंट क्या कर रही आपने, कंपनी से इंश्योरेंस करवाई। तो इस तरह के इंश्योरेंस को हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस। मान लो कल दिन इस कार को जो है लॉस और डैमेज हो जाए, पर आपने जो इंश्योरेंस करवाई थी वो करवाई थी 5 लाख की। कितने की करवाई थी, 5 लाख की। आपने यहाँ भी 5 लाख की करवाई, यहाँ भी 5 लाख, यानी कि टोटल कितने, 10 लाख की करवाई। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब होगा क्या, मान लो कार में लॉस और डैमेज हो जाएगा तो क्या आपको 10 लाख मिलेंगे? नहीं, तब भी आपको पैसा सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा। ये एडजस्टमेंट करेंगे, 3 ये दे देंगे, 2 ये दे देंगे, या 3 ये दे देंगे, या 2 ये देंगे, तो इसमें घाटा है। क्या बातें क्लियर हो गई? डबल इंश्योरेंस सबको समझ आ गया? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ आया हो? मोर देन 2 करवाते ही नहीं है, थर्ड पार्टी करवाते हैं। थर्ड पार्टी हमेशा हेल्थ के केस में करते हैं, कार के केस में नहीं करते। ठीक है, थर्ड पार्टी हमेशा हेल्थ के केस में होता है। कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था हेल्थ में प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी, 3 बोले थे। इसका मतलब थर्ड पार्टी आपकी किस में आ जाएंगे, हेल्थ में आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है असाइनमेंट पे। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, उसे कहते हैं असाइनमेंट। क्या कहते हैं? असाइनमेंट। तो असाइनमेंट क्या होता है? जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है सिक्योरिटी के तौर पे किसके पास रखता है? आपके बैंक के पास रखता है, उसे क्या कहते हैं? हम असाइनमेंट कहते हैं। क्या बातें क्लियर होगी? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रही है चीज़ें? ठीक है। अब लास्ट जो आपका पॉइंट है जो आज मुझे करवाना है वो है ब्लैंकेट कवरेज। क्या कर रहे हैं हम? टर्म ब्लैंकेट कवरेज। अब इस ब्लैंकेट कवरेज का मतलब क्या होता है? देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ।
जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ों की इंश्योरेंस सिर्फ एक में हो जाए उसे कहते हैं ब्लैंकेट कवरेज। यानी कि मान लो ये मेरी ज़मीन थी, मैं फार्मर हूँ, मान लो ये मेरी ज़मीन है, इसी ज़मीन पे मैंने क्या कर दिया, अपना घर बना दिया। इसी ज़मीन पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे अपना फार्म हाउस बना दिया। इसी ज़मीन पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे जो अपना गैरेज बना दिया। इसका मतलब मैंने घर को भी, फार्म हाउस को भी, अपनी कार का भी इंश्योरेंस पर्टिकुलर एक ही चीज़ में कवर कर दिया। तो जिसमें आप एक से ज़्यादा की कवरेज एक इंश्योरेंस में करते हो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैंकेट कवरेज कहते हैं। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इतनी बातें समझ आ गई। अगर पेंशन प्लान पे किसी भी तरीके का अगर इंश्योरेंस होगा उसे क्या कहते हैं हम, एन्युटी कहते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक टर्म्स थी जो आपको आना चाहिए। एक टर्म और आएगी जिसे हम कहते हैं कमीशन। क्या कहते हैं, कमीशन। तो देखो जब वर्ड आ जाए कमीशन किस में, आपके इंश्योरेंस में, तो इसका मतलब जो एजेंट्स आपकी LIC पॉलिसी को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उन्हें जो मनी मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। क्या बातें क्लियर होगी? तो इंश्योरेंस में ये वर्ड्स आएंगे जो कि आपको एग्जैक्टली आने चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन पूछूं, कहीं से भी पूछूंगी। एक री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी इंडिया की, किस ईयर में बनी? GIC को री इंश्योरर किस ईयर में बनाया गया? 2002 में, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा डीलिंग करो इनको, और उसके बाद तब कहा उन्होंने GIC को क्या बनाना है, आपने री इंश्योरर बनाना है। बातें समझ आ गई? उसके अलावा आपने मुझे बताना है इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज कब इंट्रोड्यूस हुई? 2000 नहीं, 2000 नहीं, 2013 में, 16 सितंबर 2013 में। इंश्योरेंस रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी से रिप्लेस करना। किसने लॉन्च करी? IRDA की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए पहली बार किसने कही? मल्होत्रा कमेटी ने जो है एक रिकमेंडेशन की दी जिसमें कहा IRDA की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। मल्होत्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किस ईयर में सबमिट की? 94 में। और कमेटी को इस्टेब्लिश किस ईयर में किया? 93। इसके बेसिस में IRDA एक्ट कब आया? 1999 में। हमने कहा IRDA जो है आपका किसी भी तरीके का क्या कर सकता है, आपके रेगुलेशन बना सकता है। किस सेक्शन के अंडर? 114A पर। किसका? इंश्योरेंस एक्ट। वो किस ईयर का था? 1938। हमने एक बात करी थी कल, हमने कहा था जो आपका वो प्लान था यूलिप प्लान, वहाँ हमने कहा था टैक्स बेनिफिट होगा 1.5 लाख तक का। वो बताओ किस सेक्शन के अंडर होगा? 80C। किसका? इनकम टैक्स एक्ट का। बातें समझ आ गई? तो ये सब चीज़ें नहीं भूलना है। यूलिप का जो है लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स। क्या उससे पहले पॉलिसी ब्रेक करोगे तो पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर यूलिप में हमने कहा था एक पर्सन की अगर डेथ हो जाए, ठीक है, और वो भी मैच्योर होने से पहले हो जाए, तो आप लोग बताओ उसको जो अमाउंट मिलता है उसे क्या कहते हैं? सम अश्योर्ड कहते हैं। एन्युटी क्या होता है? अब आप लोगों ने मुझे एक चीज़ बताना, अंडर इंश्योरेंस क्या ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगा या ट्रू वैल्यू से कम होगा? तो ट्रू वैल्यू से हमेशा कम होगा। अच्छा, उसके अलावा आपने मुझे बताना है, हमने करवाया अभी डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस में क्या होता है? एक ही चीज़ की 2 बार इंश्योरेंस होती है। अच्छा ठीक है, क्या उन्हें पैसा भी डबल मिलता है? उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना अश्योर्ड अमाउंट है। क्या बातें क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो डबल इंश्योरेंस क्या होता है, कई बार होता है इंश्योरेंस मिलने में टाइम लगता है और समहाउ लॉस हो जाता है। आपका कार को पूरी तरह से डैमेज हो गया है और मान लो आपको जो है बहुत ज़्यादा चोटें भी लग चुकी है, तो आपको क्या है, समहाउ पैसा चाहिए उस टाइम, तो क्या करवाते हैं? डबल इंश्योरेंस करवा लेते हैं लोग। यानी कि हो सकता है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में हो जाए, हो सकता है NICL देने में टाइम लगा दे, OICL पहले दे दे, तो इसका मतलब वो टाइमली आपका टाइम बचाता है और उसमें क्या है, सेटलमेंट करती है 2 फर्म्स, तो उनके लिए वो इजी हो जाता है। और एक बात है, कायदे से देखो इतना पैसा हमारी जेब से जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि समहाउ उस पर इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है। आपने मुझे बताना है, आज हमने एक स्कीम पढ़ी जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.4%। किस में?
वय वंदना योजना पे, ठीक है। ये किस तरह की प्लान है आपका, किस तरह का जो है, अगर आप मुझे इंश्योरेंस पे अगर डिफाइन करना है तो एन्युटी है। अब मैंने एन्युटी ली है तो मैं क्या हूँ, एन्विटेंट हूँ, ठीक है। तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो आपने ध्यान देना है। कल मैं आप लोगों को सारे करंट अफेयर करवा दूंगी। स्कीम सिर्फ इतनी थी इसीलिए मैंने इतनी करवाई है। थोड़ी करंट अफेयर ज़्यादा रहेंगे तो कल की क्लास की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक आपने रिविजन करना है। इसके बाद जो हमारे चीज़ें रह जाएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। अब देखो चीज़ें क्या है।